गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपने सिलेबस का पाठ्यक्रम का अंतिम चैप्टर है, अध्याय है 45वां वन्य जीव नियम, पर्यावरणीय नैतिकता एवं संसाधनों के उपयोग। इस पाठ के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि वन्य जीव है, वन है और वन्य जीव है, उनके बारे में क्या क्या कानून बने हुए हैं भारत के अंदर, कौन कौन से नियम बने हुए हैं और नैतिक संबंध क्या है अपने उनके साथ। पर्यावरणीय जो है, वन है या कोई जीव है, वन्य जीव है या कोई दूसरे जीव है, उनके साथ में अपने नैतिक संबंध क्या है और संसाधनों के अपन उपयोग किस प्रकार से अपन को उपयोग करना चाहिए, वो इस अध्याय के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे अपन जब बुक के हिसाब से बात करें तो देखो, वन वह अनूठी संपदा जिसे प्रकृति द्वारा मानव को उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है। बिल्कुल ये ईश्वर के दिया गया अपने गॉड गिफ्ट ही है और एक अनूठा उपहार है वन, जिससे अपन को सारी जो अपनी आवश्यकता होती है वो पूर्ति होती है, अपना वातावरण होता है वो शुद्ध होता है ना। तो एक अनूठा ये उपहार है। इस संपदा में वनस्पति तथा वन्य जीव आते हैं। वनों से हमारा संबंध पुराने समय से ही रहा है और स्वतंत्रता से पूरे वन्य जीवों के अपन संरक्षण प्रयास किए गए थे। प्रत्येक रियासत में राज परिवार शाही अतिथियों के अतिरिक्त शिकार करना निषेध था। वन्य जीवों को पूर्ण सुख से प्राप्त थी। तो अपन बात करें कि स्वतंत्रता से पहले की बात करें, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो राजा महाराजाओं के टाइम में क्या था, राजा था वो या उसके जो विशेष अतिथि होते वो ही शिकार, जंगल में शिकार कर सकते, बाकी और को दूसरे जो लोग थे वो शिकार नहीं करते। उससे क्या था, वन्य जीवों को संरक्षण प्राप्त था। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि लोग संविधान का निर्माण हुआ और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण के प्रति सजग रहे। उसमें भारत में अनुच्छेद बने, है ना। तो अनुच्छेद की बात करें, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 48 के यह व्यवस्था की गई कि पर्यावरण के सुधार किया जाए तथा वन्य जीव की सुरक्षा की जाए। जो अपना संविधान है, तो संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 48 के नाम से। उसमें ये गाइडलाइन, ये एक निर्देशित किया गया है कि पर्यावरण में सुधार किया जाए और वन्य जीवों के संरक्षण किया जाए या सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है। यदि उसमें अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि यदि कोई नहीं करता तो उसके लिए उसको क्या दंड देने का प्रावधान है। इसके बाद वही अपने संविधान के जो अनुच्छेद 51 के नागरिकों की अपेक्षा की गई कि वे वन, झीलें, नदियों व वन्य प्राणियों की रक्षा करें तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखें। तो संविधान की बात करें, संविधान के जो 51 क है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसने नागरिकों से अपेक्षा करी है, नागरिकों से मदद मांगी है कि जो आपके आसपास जो जंगल है, वन है, जितने भी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, है ना, उनकी आप सुरक्षा की जाए। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि एक बार से जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, तो क्या हुआ, जंगलों की वन्य जीवों के अंदर जंगलों के अंदर दूध कटाई से वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ और शिकारियों ने मतलब एक संहार सा कर दिया सभी ने, है ना। तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सजगता दिखाई और उसके लिए नियम बना दिए गए। नियम कौन कौन से बने देखो, तो वन्य जीव जो नियम है, और सबसे पहले जो आता है वन नियम आता है। वन नियम की मतलब वनों के लिए जो नियम बने, भारतीय वन अधिनियम 1927 सबसे जो स्वतंत्रता से पहले जो अधिनियम बन गया था, नियम बन गया था, वो है। इसके अनुसार क्या क्या है, धारा 5 के अंतर्गत, है ना, इसमें धाराएं दी गई है। उसे कटाई सफाई नहीं कर सकते जंगल की आप। आरक्षित वन में आग लगाना या आग को जलता हुआ छोड़ देना, या आपने देख लिया और आग जल दी फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले उसको बुझाने का, या कुछ आप कहीं आगे सूचना नहीं परवाह करो, वो भी एक अपराध है। पशुओं को चराना या अति चराना, ज़्यादा पशुओं को चराने से नए पौधे उगते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें बिंदु दिए गए हैं। किसी वृक्ष को गिराना, इमारत को काटना या नुकसान पहुंचाना, ये अपराध माना गया इस अधिनियम में। वृक्ष को काटना, छांटना, जलाना, उसकी छाल उतारना, पत्तियां तोड़ना, नुकसान पहुंचाना। पत्थर की खुदाई करना, यदि जंगली एरिया है तो वहाँ पे कोई खदान है तो उसकी खुदाई करना। चूना, लकड़ी का कोयला जलाना, मतलब विदाउट परमिशन के, ना, बिना आज्ञा के, ये सारे के सारे ही अपराध है वहाँ पे। वन उपज का संग्रह करना, यदि वन से संबंधी कोई चीज़ है तो उनका अपने घर में संग्रह करते हैं, वो भी एक गलत हो जाता है। यदि कोई चेकिंग आ जाती है ना, जो छापा पड़ जाता है, तो उसके अपन अधिनियम के अंदर आ सकते हैं। खेती या अन्य कार्यों के लिए भूमि तोड़ना या साफ करना। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना, पक्षियों के लिए जाल बिछाना, ये भी इसमें
अपराध है हाथियों का वध करना, वन से प्राप्त उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध है इस नियम के अनुसार। यदि अपराधी का दोष सिद्ध हो जाता है, यदि इनके ऊपर वाले में किसी भी एक ही वो अपराध करता है, तो न्यायालय के निर्देश में 6 मास की अवधि तक कारावास तक 500 रुपये का जुर्माना दोनों ही जो दंडित किया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम जो दूसरा इसके बाद जो नियम आया वो आया 1980 के अंदर। ये 25 अक्टूबर 1980 में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी ही संपूर्ण भारत में प्रभावित, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि धारा आपको पता है 370 जो भी मोदी जी ने हटाई है धारा 370, उसके बाद उससे पहले वहाँ पर कोई कानून नहीं लगता था, वो एक विशेष राज्य का दर्जा था उसको। अब वो 1970 धारा हटाने के बाद विशेष राज्य का दर्जा हटा दी गया। अब जो भारत में जितनी धाराएं होती है वो वहाँ पर लगेगी। उद्देश्य की बात करें तो वन नष्ट करने व वन कटाई की पारिस्थितिक संतुलन को रोकना, इसके उद्देश्य जो वन संरक्षण अधिनियम है, तो वनों को नष्ट करने का या जो कटाई है किसी पारिस्थितिक संतुलन का जो बिगड़ रहा है उसको रोकना था। इसके बाद किसी आरक्षित वन को अनारक्षित घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति आवश्यकता है। मतलब कोई आरक्षित वन है, गवर्नमेंट के अंडर में है और उसको अनारक्षित करना या किसी में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट की अनुमति या राज्य सरकार की अनुमति, केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। वन भूमि को गैर कार्य में उपयोग में लाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति बहुत आवश्यक है। यदि कोई वहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता है, यदि कोई स्कूल भी बनाना चाहता है गवर्नमेंट, तो उसको भी वन विभाग से और केंद्र सरकार से अनुमति चाहिए। वन भूमि को गैर वन भूमि में कार्य लेने हेतु साथ यह भी प्रावधान उतनी ही आवश्यकता बराबर के क्षेत्र वन पेड़ लगानी होगी। मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो भी जाती है कि वहाँ भाई वन को काटना पड़ेगा, इतना 10 बीघा जो वन है उसका अपन को काम लेना है, यदि कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, तो उस जो विभाग है उसको ये कहा जाएगा कि आप 10 बीघा दूसरी जगह पर, उसी से दूसरी जगह पर 10 बीघा वन आप लगाओ। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988 ये संशोधित है, जो 1980 था उसी को संशोधित किया। इसमें 2 बिंदु जोड़े गए हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है और पर्यावरण की स्थिरता को कायम रखना है। मतलब 2 बिंदु इसमें जो 1980 वाले थे उसमें संशोधित करके 2 बिंदु और जोड़ दिए, 1988 ये नियम बन गया। इसके बाद आता है वन तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण नियम 1994। वनों के संरक्षण करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए गांव के व्यक्तियों द्वारा संचालित वाहनों के सामूहिक प्रबंधन, उनके प्राप्त उत्पादों का उपयोग करने के अधिकारों को इसके अधीन में रखा गया। मतलब क्या है कि इसमें लोगों की भागीदारी को या स्थानीय जो लोग हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो उस जंगल के आसपास रहते हैं, उनको कह दिया भाई आपको ये जो उत्पाद है इनका आप यूज कर सकते हो, इनका उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसके बलबूते आपको या इसके लिए आपको जंगल की सुरक्षा करनी पड़ेगी, या इससे कोई यहाँ पर कोई कटाई छटाई करता है उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी। तो इसी भागीदारी भी गवर्नमेंट ने कर रखी है। इसके बाद जो आता है वन्य जीव नियम होते हैं, वाइल्ड लाइफ लॉज आते हैं। वन्य जीवों के लिए क्या नियम बने हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें वन्य पशुओं, पक्षियों, पौधों के संरक्षण हेतु अधिनियम है। ये अधिनियम 9 सितंबर 1972 में लागू होता है। आपको याद रखना है कब लागू होता है ना, 9 सितंबर 1972 में लागू होता है। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पर भी प्रभावी रहेगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को सितंबर 1973 में ये राज्य में लागू किया गया। मतलब फिर सभी राज्यों में ये 1973 के अंदर प्रभावी रूप से सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। इसके वन्य जीव अधिनियम 1972 के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या देखिए। तो सबसे पहले तो उद्देश्य क्या होगा, वन्य जीवों व पक्षियों के शिकार का नियमन व नियंत्रण करना है। राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य व उपवन बनाना व बनाने की प्रयास कर किया। राज्यों को सलाह देने के लिए वन्य जीव सलाहकार मंडल का गठन करना। वन्य जीवों के अर्जन आदि पे अधिकार व हस्तांतरण संबंधी व उसकी खाल से संबंधित वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण करना। मतलब जो भी इससे संबंधित है ना, कोई अधिपय कर रहा है, कोई अर्जन कर रहा है, कोई हस्तांतरण कर रहा है भूमि का, या उसे जो वन्य जीवों की जो खाल है तो उनके जो व्यापार उन पर सब पर नियंत्रण करना इसी नियम के अंदर आता है। वन्य जीवों के चमड़े से निर्मित वस्तुओं से संबंधित व्यापार पर नियंत्रण करना है। अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने पर दंड की व्यवस्था करना है। वन्य जीवों के शिकार पर रोक व प्रतिबंध लगाना है। विशिष्ट पौधों का संरक्षण करना है। विशिष्ट प्रकार के जो पौधे हैं जो वहीं पे पाए जाते हैं उनका संरक्षण करना है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों व अधिकारियों को चिड़ियाघर पर नियंत्रण व बंदी प्रजनन पर नियंत्रण करने के लिए अधिकार प्रदान करना चाहिए। मतलब उनको अधिकार होना चाहिए कि आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इस कार्य के लिए आपको पूर्ण अधिकार है, तो है ना।
इसके बाद जो आता है इसमें, इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर जो सजा का प्रावधान है वो क्या है, इसमें 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक कारावास है और 500 रुपये से और 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। और यदि दंड ज़्यादा गंभीर होता है तो दोनों ही चीज़ें उस पर लागू होती है। इस अधिनियम के कारण ही भारतवर्ष में अनेक राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभियान स्थापित है ना। जो ये अधिनियम है इसके कारण ही ये उद्यान वगैरह बने थे। इसके परिणाम स्वरूप विलुप्त काकार पूछ वन्य जीव विलुप्त होने पर रोक लगी है ना। इसके कारण ही जो अभ्यारण्य बने और अभ्यारण्य में उनको संरक्षण मिला, जो विलुप्त हो रहे जीव तो इस कारण उनको विलुप्त होने से बचा लिया गया है इस अधिनियम के तहत ही। तो उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ तथा ये पर्यावरण के असंतुलन को रोकने के लिए कारागार सिद्ध हुआ है। ठीक है, ये नियम जो बहुत ही कारागार हुआ है। इसका पर्यावरण नैतिकता एवं संसाधनों के उपयोग। पर्यावरण नैतिकता मतलब अपने नैतिक संबंध क्या है पर्यावरण के साथ में, है ना। तो धर्म या पर्यावरण के मध्य एक प्रगाढ़ संबंध अपने युगों युगों से रहा है। भारतीय संस्कृति सभ्यता इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण भारतीय सभी धर्मों को सदैव आदर की भावना से देखा गया है। प्राय सभी धर्मों एकमात्र आदर्श जीवो और जीवने दो। अपने जो धर्म है, जितने भी धर्म है, उनके सभी आदर्श वाक्य है कि जीवो और जीने दो। और जीव और जीवने का संबंध न केवल समुदाय तक ही सीमित है, आपस में लोगों से संबंध नहीं, लेकिन ये इसका चर अचर जड़ चेतन प्रकृति और पर्यावरण से भी अटूट संबंध है ना। इस प्रकार सभी से, सजीव निर्जीव जितने भी घटक है उनसे सबसे ये वाक्य लागू होता है। भारतीय शास्त्र वेद पुराणों में उपनिषदों व अन्य ग्रंथों में हमेशा सूर्य अग्नि जल वायु पृथ्वी आदि की पूजा का प्रावधान रखा है। आपको पता है शास्त्रों में अपने अग्नि देवो भव, सूर्य देवो भव, जल देवो भव, वायु देवो भव, पृथ्वी देवो भव, सबको देवता मानते हैं। पीपल है, वटवृक्ष है, तुलसी है, केला आदि पादपों की अपन देवतुल्य मानकर पूजा की जाती है। इससे क्या होता है, उनको संरक्षण मिलता है। इनसे क्या होता है, उनकी जो संरक्षण मिलता है उनको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इन बार दर्जा दे कल्प वरस्त को मानव कामना की पूर्ति का प्रतीक माना गया है। यज्ञों से आहुति देने की इच्छित फल प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आहुति देने से जिससे प्रकृति विकसित प्रस्फुटित व प्रफुल्लित होकर मनुष्य मात्र के सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करती है। हमारी संस्कृति वन प्रधान रही है। वनों में ही उपनिषदों की रचना हुई है। हिमालय योगी मुनियों की तपस्या स्थली रही है, अपने को पता है। यही वनों में कला में उत्कृष्ट नमूने अजंता एलोरा की गुफाएं वनों में भारत की आत्मा है। महिला विभिन्न अवसर विभिन्न वृक्षों की पूजा करती है, जो अपन सब जानते हो आप। अलग अलग जैसे अलग अलग इसी वर्षों जैसे वट केला पीपल खेजड़ी इत्यादि को धर्म का माध्यम सुरक्षित कर पर्यावरण को अधिक सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। हमारे तुलसी पत्र पर्यावरण को सुशोभित स्वच्छ रखने उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होता है। विभिन्न जीवों को हमने विभिन्न देवताओं को आह्वान के रूप में भी स्वीकार पूजनीय, इन्हें फिर संरक्षण की श्रेणी में रख दिया गया इनको, है ना। जिससे क्या हो, जीवों को जब अपन किसी देवता से जोड़ देते हैं तो उनको क्या संरक्षण मिलता है। फिर उनको कोई शिकार करता है तो बहुत ही कम शिकार होता है उनका, तो इससे क्या होता है, उनको संरक्षण मिलता है। कार्तिकेय को जैसे मोर का वाहन माना है, भैरव का जो कुत्ता है वो वाहन है, शंकर जी का है नंदी है, दुर्गा जी का है सिंह है, लक्ष्मी जी का है उल्लू है, गणेश जी का है चूहा है, विष्णु जी का गरुड़ है, पृथ्वी का शेषनाग है, सरस्वती जी का हंस है एवं हाथी का स्वयं गणेश देवता का प्रतीक। इन सभी का महत्व है। इनमें से कई एक दूसरे के भक्षक भी हैं, आपस में ये भक्षक हैं, मतलब जो एक दूसरे का भक्षण करते हैं। लेकिन क्या होता है, अपन तो अपने हिसाब से इनको देवता मानकर संरक्षण प्रदान करें। यही विशेषता पर्यावरण में इनको रख उनको उज्जवल विकास की दिशा प्रदान करती है। नदियों को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अपन को पता है ये सभी देवताओं को अपन, है ना, जैसे गंगा नदी को गंगा माँ सबको, है ना, तो अपन ने सबको ही पूजनीय माना गया है। आज ही भौतिक स्वार्थ लोलुप मानव ने नदियों एवं पूर्व निर्मित तालाबों को मल मूत्र विसर्जन के माध्यम साधन के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। एक समय था जब व्यक्तिगत रूप से नदियाँ तालाबों में मलमूत्र विसर्जन नैतिक अपराध माना जाता था। आज जैसे ही क्या हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो लोग क्या होते हैं कि जो सिविल लाइन का पानी है, औद्योगिक गंदा पानी है, वो सीधा सीधा जैसे गंगा नदी में छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रदूषित हो रही है वो उनको। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में वृक्षों को देवतुल्य का वास माना जाता था, उनकी पूजा की जाती। शिशिर में तुषारपात और ग्रीष्म में सूर्यपात से उन्हें इसी प्रकार बचा, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को बचाते हैं। मतलब क्या होता है, सर्दियों के अंदर क्या होता है ना, सर्दियों के अंदर जो झाड़ा होता है, ठंड होती है, उससे बचाते थे। गर्मियों में क्या होता है, सूर्य के ताप से उनको बचा, जैसे छोटे बच्चे को बचाते हैं ना, तो अपना आज भी बचाते हैं। छोटे जो पौधे होते हैं उनको अपन जो कुछ उसे कवर कर देते हैं,
है ना, टाँटी वाटी बांध के, तो ताकि उसको ठंड ना लगे या ज़्यादा गर्मी ना लगे, तो उस प्रकार से अपने ये छोटे बच्चों को जैसे बचाते थे वैसे अपने इन वृक्षों को और अपन संरक्षण देते हैं। देवता की भांति पीपल और केला तुलसी की पूजा अर्चना होती है। बेल के वृक्ष को अपन को पता है इतनी महिमा है कि इसको भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाया जाता है बेल का पत्र, है ना। सर्व रोग हरो नीम को ये कहकर अपन प्रणाम करते हैं। नीम सर्व रोगों का हरण करता है, आपको पता है। हरे वृक्ष को काटना पाप समझता है। सूखे वृक्ष घरेलू उपयोगिता के लिए भले ही काट लिए जाते थे। कदम के वृक्ष को भगवान कृष्ण का प्रिय मानकर अपन उसके नतमस्तक होते थे, प्रणाम करते हैं। अशोक के वृक्ष को शुभ और मंगलदायक समझा जाता है, तभी तो माता सीता ने तरु अशोक मम करू अशोका ये कहकर उसको प्रार्थना की थी, है ना। सीता माता ने जब वहाँ पे अशोक वाटिका में थी तो वहाँ अशोक के वृक्ष थे, तो ये वो जब उनके वहाँ पे थे तो वहाँ पे तरु अशोक मम करू अशोका कहकर अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी। यही प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति वन सप्ताह का महत्व बताता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य तक वर्ष काटने वाले मनुष्य को अपराधी समझा जाता था और दंडनीय होता था। मत्स्य पुराण में देखो बहुत ही काम की चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही, ये देखना, मत्स्य जो पुराण है एक ग्रंथ है उसमें कि 10 कुएं एक तालाब के बराबर होते हैं और 10 तालाब एक झील के बराबर होते हैं और 10 झील एक पुत्र के बराबर होते हैं और 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर होते हैं। इसके मतलब वृक्ष की जो महिमा है वो बहुत ही बड़ी है ना। वृक्ष को कितना महान बताया गया इसमें। ब्राह्मण काल से ही आर्यों ने प्रकृति को हमेशा ही पूजा है। द्रविड़ों ने पुष्प चंदन को पवित्र मान्यता थी कि हवन क्रिया में प्रदूषण शुद्ध होता है, इसलिए पुष्प चंदन की सुगंध से वातावरण को सुरभित बना दिया करते थे। आर्यों ने यज्ञ पद्धति में स्वीकारा था कि इसलिए आज भी हिंदू लोग परंपरागत वर्ष जल वायु अग्नि की पूजा करते हैं। अपन जो भी अब यज्ञ करते हैं सबसे पहले इनकी आहुति देते हैं ना। कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्मों में सदा ही मानव के कल्याण की परिकल्पना निहित है। वसुदेव कुटुंब की भावना स्वीकार किया। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की संकल्पना को से संजोया है। उन्होंने जड़ जीव चर अजर को अस्तित्व के लिए प्रकृति के सभी उत्पादों के संरक्षण का भी आह्वान इसमें अपन किया था। आज विश्व के सभी धर्मों के उपदेशों का एक ही सार है, मतलब सभी धर्म वाले बोले तो सभी धर्मों का सार एक ही है, लेकिन वो किस प्रकार से उनका अनुसरण करते हैं वो उनके लोगों पर निर्भर करता है। प्रकृति का दोहन करने से पर्यावरण दूषित होगा तथा मानवता कालग्रसित होने की संभावना बलवती होती रहेगी। बम विस्फोटों से, गैसीय रिसाव से, वृक्षों के असंगत काटने से, कल कारखानों से धुएं से, गंदे रासायनिक द्रव्यों के बहाव से जल थल नभ अग्नि वायु सभी प्रदूषित होते हैं। इसलिए मानव कल्याण को भी अपना सच्चा धर्म जानकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाए हुए और पर्यावरण को सारभूत सास हो सकते हैं। ये भारत में प्रारंभ से ही पर्यावरण के प्रसंग को लेकर ही सर्वोदय दर्शन का मूल मंत्र रहा है। सारा जन समुदाय सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी अपना कल्याण का प्रयास करे तथा किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना रहे। मृदा जल वायु पेड़ पौधे जीव जंतु आदि सब पर्यावरण के मूलभूत घटक है। इन सभी का तालमेल से पर्यावरण स्वस्थ व संतुलित रहता है। किंतु अत्यंत खेद की बात है आज मनुष्य अपने अहम स्वार्थ के वशीभूत और असंतुलित भौतिक विकास की दौड़ में अंधा होकर बेसमझी से साथ वनों को उजाड़ रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, तब प्राण वायु को विषैला बना रहा है। प्रकृति पर लगातार होने वाले हमले पर्यावरण को तिल तिल करके नष्ट करें। देखा जाए तो आज का मनुष्य अपनी भौतिक माताओं से वशीभूत होकर आत्मविनाश की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि आज क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है तो लोग क्या कर रहे हैं, वनों को अंधाधुंध काट रहे हैं, वन्य उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं और जो प्राकृतिक संसाधन उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, जीवों का दोहन कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि प्रकृति के साथ जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा, एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। पर्यावरण के असंतुलन से आज संपूर्ण विश्व पूरी धरती त्रस्त हो रही है। पर्यावरण दूषित हो रहा है। ओजोन की अपन ने पढ़ा था, ओजोन पट्टी का ह्रास हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, भूमि का तापमान बढ़ने से मौसम का जो क्रम है बिगड़ रहा है। आपको पता है मौसम का चक्कर है आजकल, कभी पता नहीं कब बरसात आ जाती है, कब ओले पड़ जाते हैं, कब आंधी आ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड। मतलब मौसम का जो 4 ऋतुएं होती थी उनका जो क्रम होगा वो भी बिगड़ चुका है। ये इस प्रदूषण के बारे से हो रहा है। मौसम का जो पानी के परंपरागत स्रोत नष्ट हो रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति है वो तेजी से क्षीण हो रही है, भूसरण मिट्टी का कटाव हो रहा है, बाढ़ और अकाल आदि की
विभीषिका तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। बंजर क्षेत्र रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। जीवधारी कई रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे भविष्य की सुरक्षा तथा सुख शांति का एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण आदमी द्वारा जाने अनजाने में उत्पन्न की गई समस्या, तीव्र औद्योगिक वनों के बेरोकटोक कटाव, नदियों में कूड़े कचरे का प्रवाह, कृषि में रसायनों का असंतुलित प्रयोग और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आदि के द्वारा पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए मनुष्य की पूर्ण जिम्मेदारी है। भारत के साथ खिलवाड़ करके मनुष्य कालिदास की भांति उसी डाली को काट रहा है ना, उसी डाली को काट रहा है, काटने का यत्न कर रहा है जिस पर वो बैठा है ना। तो पर्यावरण के साथ अपन बात करें कि खिलवाड़ कर रहा है, तो खिलवाड़ मनुष्य इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है, उसी डाली को, जैसे कालिदास था जो महामूर्ख था, वो एक डाली पे बैठा था, जिस पे बैठा था उसी को काट रहा था, उसी प्रकार से अपन भी उसी पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं जिसमें अपन रह रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समयांतर से प्रदूषित पर्यावरण का प्रभाव हम सभी के लिए अभिशाप बन जाएगा। आने वाली पीढ़ियों इस अभिशाप के लिए पूर्वजों को कोसेगी। हरित क्रांति, जो हरित क्रांति आपको स्वामीनाथन ने चालू की थी, आपको पता ही है, एम एस स्वामीनाथन ने, रक्त क्रांति में बदलती जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, वन की स्वामित्व गति की हो रही है और आनुवंशिक संग्रह में भी भारी ह्रास हो रहा है। अब आता है संसाधनों का उपयोग की बात करें तो संसाधन है तो उनका उचित उपयोग करके ये निम्न जो है वो दिए गए हैं। संसाधन किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कब करना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन उपयोग हमें पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जिससे पर्यावरण विकृतता प्रदूषित ना हो। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ताकि उन पुनः प्राप्त करने की संभावना बनी रहे। अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों कम से कम आवश्यकता अनुसार उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे वह प्रकृति में लंबे समय तक उपलब्ध होते रहे। अतः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने सोचना चाहिए, क्योंकि अपन ये नहीं है उनका दोहन कर ले, आगे वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहिए ना। प्रकृति विरासत में मिले बहुमूल्य संसाधनों को पूरी तरह से समाप्त करने का हक हमें नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। अतः उसका उचित से उपयोग करना ही किया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने ये आज 11th का लास्ट चैप्टर था और अपने ये सिद्धांतिक था, फिर भी आपके साथ में डिस्कस किया। और आप समय का सदुपयोग करते इनको और घर पे अच्छे से तैयार कीजिए। इन संबंधित नोट्स और आपके पास कोई अच्छी स्टैंडर्ड सामग्री है तो उनसे भी आप इनसे क्वेश्चन इनके कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे आप इन्हें क्वेश्चन तैयार कीजिए। इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसी के साथ आपको 11th का ये अपना सारा जो आज चैप्टर पूरा हो गए हैं वो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और समय का सदुपयोग घर पे करते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ आप घर पे करिए ताकि आपको पता चले किस प्रकार के नीट में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये सारी की सारी स्थिति जब नॉर्मल हो जाएगी तो आपके लिए उतना ही कंपटीशन वापस उत्पन्न होने वाला है। तो इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। इस समय मिल रहा है आपको, ये बहुत कीमती है, इस समय का अच्छे से सदुपयोग कीजिए और इस समय इस प्रकार सदुपयोग कीजिए आगे आने वाले समय में ये समय आपके लिए एक वरदान साबित हो। तो धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।